अब देखो, किसी जो कोई सांसद है, सदस्यता काएगी संसद की या विधानमंडल की, ठीक है, संसद या विधानमंडल दोनों की सदस्यता। अगर मान लो आप संसद के सदस्य हो, आप लोकसभा के सदस्य हो और राज्यसभा के सदस्य चुने गए, तो क्या होगा, आप किसी एक सदन के सदस्य रहोगे, एक सदन से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हो पहले से ही और आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो लोकसभा के सदस्य हो गए, लेकिन जिस तारीख को लोकसभा के सदस्य का पद ग्रहण करोगे उस तारीख से राज्यसभा का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है, या आप इस्तीफा दे दो किसी एक सदस्यता से। तो पहला तो जो लोग सदस्य का मतलब क्या है, संसद के सदस्य, अपन संसद की बात करते हैं तो संसद के सदस्य, संसद की सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी वो ये कह रहा है। तो पहला तो यह है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य हो और राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हो तो एक सदन से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी त्यागपत्र देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक ये कह रहा है कि अगर आप संसद की बैठकों में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यही आता है पेपर में कि संसद की बैठक से कितने दिन तक अनुपस्थित होने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो 60 दिन। पेपर में चार पांच है ये पॉइंट, लेकिन 4-5 में से एक ही आता है, कितने दिन, क्योंकि बाकी तो अपन पढ़ रहे पॉलिट जो समझ जाएंगे, ऐसे खत्म हो जाएगी सदस्यता, ठीक है। इसमें देखो नंबर एक, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे मान लो अपने यहाँ लोकसभा के मेंबर कौन है, अनुराग शर्मा जी राज्यसभा का चुनाव लड़े और राज्यसभा का भी चुनाव जीत गए, तो उन्हें एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं रहा जा सकता, एक व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, उसे एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति एक बार में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, एक सदन से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहा है, अगर कोई सांसद, मान लो अनुराग शर्मा है, अपने यहाँ के सांसद कौन है, लोकसभा, अनुराग शर्मा, तो मान लो अनुराग शर्मा जी जो है ये लोकसभा की कार्यवाही में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहें तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन अगर इन्होंने छुट्टी मांग के रखी है, लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही सूचित कर दिया है कि हम 50 दिन या 60 दिन तक नहीं आ पाएंगे, तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। बिना जानकारी के या बिना सूचना दिए अगर कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है सदन की कार्यवाहियों से, तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अभी कुछ समय पहले आया था मैटर, ये राज्यसभा के सदस्य थे वो सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा, ये दोनों नहीं आई राज्यसभा में, 60 से अधिक दिन हो गए, तो लोगों ने कहा सदस्यता खत्म करो इनकी। तो बाद में फिर सभापति ने बताया कि इनकी सूचना पहले आ चुकी थी कि इतने दिन तक अनुपस्थित रहेंगे, तो फिर वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये कि अगर संसद में आप संसद के सदस्य हो और आप बिना अनुमति के लगातार 60 से अधिक दिन तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हो लगातार, ठीक है, यानी एक तारीख आज है, 30 दिन ये नहीं गए, फिर 1 से 30 दिन फिर नहीं गए, तो अगले एक दिन आपकी संस्था क्या हो जाएगी, 1 तारीख को खत्म हो जाएगी, लगातार कंटिन्यू, ठीक है। जैसे मान लो आप कंटिन्यू 20 दिन कोचिंग नहीं आओ तो हम क्या समझेंगे, कोचिंग छोड़ दी, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आप आज आ गए, 10 दिन नहीं आए, फिर आ गए, फिर 5 दिन नहीं आए, फिर आ गए, फिर 4 दिन नहीं आए, फिर आ गए, अपनी हाय हेलो हो गई, बस तुमने फीस दे दी, यानी आपने 6 महीने की फीस जमा कर दी, तो हम मान के चल रहे कि तुम 6 महीने आओगे, है ना। तो यहाँ पर संसद सदस्यता का मतलब यही है कि अगर आप लगातार 60 दिन तक संसद की कार्यवाही, यानी संसद के किसी सदन की कार्यवाही, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, जिसके आप मेंबर हो,
आप जिस सदन के मेंबर हो उस सदन की कार्यवाही जो चल रही है उस कार्यवाही में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हो तो आपकी सांसदी समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट है। यही पेपर में आता है कितने दिन, तो 60 दिन। आपको आंसर लगाना है 6 की बिंदी 60। ठीक है, लिखना। यदि कोई संसद का सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक दिनों तक लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि 30 दिन लोकसभा और 30 दिन राज्यसभा, ऐसे नहीं होगा। लगातार 60 दिन एक सदन में, जिस सदन के आप क्या हो, मेंबर हो। ठीक है, अगर आप लोकसभा के मेंबर हो और लोकसभा की कार्यवाहियों में लगातार 60 या इससे अधिक दिन तक अनुपस्थित रहे तो आपकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आपकी सांसदी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको आंसर 60 ही लगाना है, क्योंकि कई जगह डिस्कस चलता रहता है, 20 दिन, 25 दिन, 55 दिन, तो 60 है। ठीक है, हर जगह 60 ही लिखा है। पुराना जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी आंसर 60 माना है। बहुत सारी किताबों में 60 ही लिखा है और संविधान में भी 60 दिन ही लिखा है, तो हम 60 दिन ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कल पढ़ा रहे थे तो संविधान सभा में जो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, कुल सदस्य कितने थे, 389। चुनाव कितने पर हुआ, 296 पर। 292 जो प्रांतों के, 4 वो कमिश्नरी वाले। इनमें से 208 पर कांग्रेस के मेंबर चुने गए। एक कह रहा कि 209, हमने कहा कहाँ पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ पढ़ा था उसने, कह रहा 209 लिखा है, तो 209 नहीं है, 208 ही है। कांग्रेस को 208 मिले थे 296 में से, और मुस्लिम लीग को 73 मिले। निर्दलीय पर 8 चुने गए और एक मेंबर जो थे वो अन्य पार्टियों से चुने गए थे, तो कुल मिला के 296 हो गए थे। देसी रियासतों में तो राजा जो थे वो या उनके प्रतिनिधि आ गए थे। ठीक है, ऐसा हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखना, लाइन चेंज करके। अगला तीसरा नंबर, यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य के विधानमंडल का एक साथ सदस्य चुन लिया जाता है, तो क्या होगा आप बताओ। जैसे आप हो मान लेते हैं, ठीक है, आप विधायक हो और आप क्या बन गए, सांसद बन गए। आप क्या हो गए, एक तो आप विधानमंडल के सदस्य हो गए और एक आप किसके सदस्य हो गए, संसद के। तब क्या होगा, क्योंकि एक साथ एक व्यक्ति 2 सीटों पर नहीं रह सकता, चाहे संसद में हो चाहे विधानमंडल में हो, चाहे एक यहाँ और एक यहाँ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, चाहे विधायक हो, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधान परिषद, चाहे विधानसभा, या तो लोकसभा या राज्यों की विधानमंडल में एक व्यक्ति एक बार में एक ही जगह पर रहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि अपने यहाँ जो अनुराग शर्मा है, जानते हैं ना अनुराग शर्मा जी को, समझो अनुराग शर्मा है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं है ना, अनुराग शर्मा है, ये सांसद हैं झांसी ललितपुर लोकसभा से। अगर ये विधायक बन जाए तो क्या होगा,
और अगर मान लो अनुराग शर्मा विधायक हैं और ये सांसद बन जाएं तो क्या होगा भाई, ये ना तो एक साथ दो पद पर नहीं रहेंगे कि अगर ये सांसद और विधायक बन गए तो ऐसा नहीं कि संसद में चलेगा तो सांसद, विधानमंडल में चलेगा तो विधायक, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य एक साथ नियुक्त हो जाता है तो उसे विधानमंडल के पद सदस्य के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि वो विधानमंडल के पद से इस्तीफा नहीं देता है तो उसके संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। समझ रहे ना बात को। अब ये सोचना कि सांसद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है, तो बड़ा पद कौन सा है, सांसद की विधायक, सांसद। तो व्यक्ति अगर जैसे मान लो आप कांस्टेबल हो गए और आप दरोगा बन गए तो आप इस्तीफा किस पद से दोगे, दरोगा की कांस्टेबल। तो वहां पे ये मान के चल रहा है कि व्यक्ति विधायक के पद से इस्तीफा देगा और सांसद बनेगा। तो ये मान के चल रहा है भैया सब व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, ह्यूमन नेचर है। वो अलग होते, वो कहते कि नहीं नहीं हम तो कांस्टेबल ही सही है, अपने घर में ही सही है, हमें नहीं बनना दरोगा, ठीक है, ऐसे वो अलग बात है। फिर तो यहाँ पर ये फिर तो इस्तीफा दे देगा ना वो सांसद ही से कि हम विधायक ही सही हैं। अगर अनुराग शर्मा मान लेते हैं कि विधायक हैं और वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो क्या बन जाए, सांसद बन जाए, तो यदि वो निर्धारित समयावधि में अपनी विधानमंडल से या किसी एक सदन से इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि वो संसद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनकी सांसदी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये प्रावधान है संविधान में, ठीक है। लिखना क्या लिखा था, जाता है तो आगे लिखना, तो सदस्य को निर्धारित अवधि के भीतर विधानमंडल की यदि सदस्यता छोड़ी नहीं है, विधानमंडल की यदि सदस्यता छोड़ी नहीं है तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी अपन ये मान के चल रहे हैं कि अनुराग शर्मा जी अभी क्या है, लोकसभा के सदस्य हैं ही मान के क्या चल रहे हैं। जैसे विधायक है, हाँ, संसद बन गए, तो जब मैं विधायक का पद छोड़ा वहाँ पे दोबारा चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे दोबारा, उपचुनाव शेष कार्यकाल के जितना कार्यकाल बचा होगा। अगर 1 साल से कम का कार्यकाल है तो उपचुनाव नहीं होगा, फिर सीधा जो चुनाव होगा राज्य का उसी में फिर होगा, ठीक है। 6 महीने के लिए विधायक नहीं आएगा नया। जैसे मान लो कि अनुराग शर्मा भी सांसद है, 2027 में चुनाव है यूपी का, वो ललितपुर से विधायक का चुनाव लड़ लें और विधायक बन जाए तो वो सांसद भी हो गए, विधायक भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उन्हें विधानमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते हैं निर्धारित समयावधि में तो उनकी सांसद का जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी सांसद की या संसद के सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। ये प्रोविजन संविधान में है, ठीक है। आगे लिखना अगला पॉइंट, यदि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद यदि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति में सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती, सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती, या कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो वह सदस्य नहीं रहता है।
तो वह सदस्य नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे अपने सांसद जी हैं, कौन है? अनुराग शर्मा जी। तो अनुराग शर्मा जी सांसद हैं, और सांसद बनने के पहले जो योग्यताएं उनमें होनी चाहिए थी, भारत के नागरिक को 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, निर्वाचन आयोग द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है उसके सम्मुख शपथ ग्रहण की हो, और फिर एक योग्यता यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो योग्यताएं धारण करते हों, तो वो क्या बनेंगे? वो चुनाव लड़ने के योग्य हैं। उनमें ये सब योग्यताएं थीं, उन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। अब वो क्या है, सांसद बनने के बाद उनने मान लो अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो उनका पद क्या हो जाएगा? सांसद का समाप्त, क्योंकि योग्यता पहले तो थी लेकिन बाद में कोई अयोग्यता क्या हो गई? पैदा हो गई। तो ये अयोग्यता बाद में पैदा हुई है, तो वो सांसद का पद क्या हो जाएगा? उनका समाप्त हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। ऐसा है, कोई अयोग्यता पैदा हो जाएगा मतलब यही है ना। मान लो कि संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को ना तो पागल होना चाहिए, ना दिवालिया होना चाहिए, ना चित्त विकृत होना चाहिए, मतलब उसके होश ठिकाने पर हों, समझ रहे ना। नहीं तो वोट मांगने आए कि भाई साहब वोट देना, तुमने कहा हाँ ठीक है, मार दिया गाल में, क्या कह रहे? ठीक है नहीं वोट देना, तो कहेंगे तो पागल है भाई साहब, दे देना वोट, तो ये नहीं होगा ना, है ना। तो ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। भाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है? यही तो कह रहा है, उसके अंतर्गत योग्यताएं दी गई हैं। और अगर मान लेते हैं कि कि कोई व्यक्ति है, मान लो अपने रामरतन कुशवाहा जी है, विधायक जी हैं, ये क्या बन गए? विधानसभा के सदस्य बन गए, और जैसे ही विधानसभा के सदस्य बने इन्होंने न्यूजीलैंड की नागरिकता ले ली, वही रहने लगे, तो इनका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्योंकि पहली योग्यता क्या है? यही है कि आप भारत के नागरिक हो। तो जिस समय चुनाव लड़े थे तब तो थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 1 साल काम किया, फिर चले गए बाहर, वहीं की नागरिकता ले ली, तो इनका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा पद। ठीक है। चित्त विकृत का मतलब है कि होश नहीं है, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया मेंटली। ठीक है। चित्त का मतलब क्या है? नहीं कहते कि चित्त लगा के पढ़ो, गांव में व्यक्ति नहीं कहते कि मन लगा के पढ़ो, गांव में क्या कहते हैं लोग, बूढ़े पुराने की चित्त लगा के पढ़ो। चित्त यानी दिमाग, मन को भटकाओ नहीं। चित्त तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा, होश ठिकाने पे ही नहीं है तुम्हारे, तो चित्त विकृत मतलब क्या है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है। तो ऐसे, तो ये योग्यता अयोग्यता होगी भैया कि ऐसे भी हट सकते हैं। ठीक है, आगे रखना। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे यानी संसद सदस्य को, उसे यानी संसद सदस्य को चुनाव आयोग की सलाह से अयोग्य घोषित करेगा। अयोग्य घोषित करेगा। तो राष्ट्रपति उसे चुनाव आयोग की सलाह से अयोग्य घोषित करेंगे। हमने पहले बता चुके थे ये, है ना। अब बात समझना भैया, अनुराग शर्मा कौन है? सांसद है। ठीक है। अब अनुराग शर्मा क्या बन गए? लोकसभा के सदस्य बन गए, सांसद हो गए। इनमें उस समय कोई अयोग्यता नहीं थी, जब वो चुने गए सारी योग्यताएं फुलफिल करते थे, पूरी करते थे। लेकिन सांसद बनने के 1 साल बाद मान लो ये दिवालिया हो गए, इनकी कंपनी बर्बाद हो गई, और इन्होंने बैंक का जो पैसा ऐसा था वो खत्म, दे नहीं पा रहे, तो इनको दिवालिया घोषित किया जाएगा। मान लो ये दिवालिया हो गए तो फिर ये सांसद नहीं रह पाएंगे। ठीक है। दिवालिया का मतलब है आपने बैंक से जो लोन वगैरह लिया है चुका ही नहीं पा रहे, तो आपको बैंक करंट घोषित कर दिया जाएगा, दोबारा बैंक वगैरह आपको लोन नहीं देंगे। ठीक है। सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं, आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी, आपका पैसा जब्त किया जाएगा, घर के बर्तन छोड़े जाते, मंगलसूत्र वगैरह छोड़े जाते, और सारे जेवर जवाहरात सब बैंक ले लेगा या सरकार ले लेगी, और सरकार पर पैसा चुकाएगी। किसके हिसाब से पैसा चुकना है वो। और जो कर्मचारी तुम्हें दिवालिया घोषित करने में लगेंगे, जो तुम्हारी संपत्ति इकट्ठी करके बेचेंगे, उनका वेतन भत्ता भी तुम्हें से लिया जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है और तुम्हारी संपत्ति से 20 लाख रुपए जुटाए गए जब्त करने के बाद, और पूरे कर्मचारी लगे उनका 1 लाख वेतन बन रहा है,
उस 20 लाख में से पहले 1 लाख वेतन कटेगा, अब 19 लाख में से मिलेंगे लोगों को। किसका कितना है उस रेशो में पैसा मिलेगा, ऐसा होता है। अगर आपने 80 लाख दिए उन व्यक्ति को तो 80 लाख पूरे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 80 तो कलेक्ट ही नहीं कर पाए उनकी संपत्ति से, 20 लाख ही कलेक्ट हुए हैं, ऐसे मिलेगा पैसा। ठीक है, जिसके पास नहीं है तो दिवालिया हो गए, खत्म पैसा, तुम्हारा डूब गया पैसा। अभी पूर्वांचल बैंक है यूपी में, हम कल ही पढ़े थे घटनासार में, पूर्वांचल बैंक को आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। पूर्वांचल बैंक का लाइसेंस क्या हो गया, रद्द हो गया। यानी कुछ गतिविधि की होगी उनने इलीगल, या फिर शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, तो लाइसेंस क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अगर आपका मान लो किसी बैंक में 1 लाख रुपए जमा है और बैंक हो गया दिवालिया, तो आपको 1 लाख पूरा नहीं मिलेगा। तुम कहो नहीं हमारा 1 लाख जमा 1 लाख दो, नहीं, उस 1 लाख पे बैंक ने जितने रुपए का बीमा कराया होगा, मान लो 20,000 का कराया तो 20,000 मिलेंगे आपको, 80,000 आपके डूब गए। तो पैसा आपका बैंक में भी सुरक्षित नहीं है, सरकारी में भी नहीं है। दिवालिया हो गई तो बैंक जितने का बीमा कराएगा उतना मिलेगा, समझ रहे आप बात को, ऐसा होता है। लेकिन बैंक क्या है, दिवालिया आसानी से होता नहीं है, ठीक है बैंक, तो अपन को भरोसा है बैंक के ऊपर। अब देखना, मान लो सांसद जी अपने चुने गए अनुराग शर्मा, ये 26 साल के, अपन मान लेते कि यंग है ना अनुराग शर्मा, और सांसद बन गए 26 साल के। अब इनका दिमाग फेरा, ये कह रहे नहीं हमें तो कांस्टेबल का पेपर देना है, 50,000 60,000 भर्ती आई, हम तो पेपर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एज मान लेते 30 साल है सामान्य की उसमें, और ये कह रहे नहीं कांस्टेबल का आया, मम्मी कह रही थी कि नौकरी लगा बेटा, तो ये कांस्टेबल का पेपर देंगे अनुराग शर्मा जी, और ये कांस्टेबल बन गए, कांस्टेबल बन गए, नौकरी ज्वाइन हो गई, सब हो गई, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लाभ का पद धारण कर लिया। लाभ का पद क्या कर लिया, धारण कर लिया। आप नौकरी करते समय चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको पहले नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि आप चुनाव जीत गए और फिर चुनाव जीतने के बाद आप बन गए कोई सरकारी नौकरी में, तो आप नौकरी ज्वाइन करोगे तो इस्तीफा दे दोगे वहाँ से, फिर नौकरी ज्वाइन करोगे, या फिर नौकरी ज्वाइन अगर आपने कर ली तो पद आपका खाली हो जाएगा, प्रधान निर्धानी जो भी है, या फिर सांसदीय विधायकी जो भी है। तो अनुराग शर्मा मान लो कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, अभी जो पेपर लीक हो गया इसी में वो पेपर देंगे, ठीक है, और बन गए कांस्टेबल, तो फिर इनकी सांसदी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सांसद, जो व्यक्ति सांसद है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, या विधायक है, चाहे विधानसभा चाहे विधानमंडल, वो लाभ के पद पर नहीं होगा। और अगर सांसद विधायक बनने के बाद लाभ के पद पर आ गया तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बिजनेस तो कर सकते, ठीक है, हम लाभ के पद की बात कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर मान लो यूपीएसआई का पेपर दें और दरोगा बन गए तो लाभ का पद है। अगर आईएएस बनना चाहती है ना, ठुकरा के मेरा प्यार है ना, मेरा इंतकाम देखेगी, और बन गए आईएएस, तो सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई नौकरी नहीं कर सकते सरकारी, ठीक है ना। ये योग्यताएं जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था तब नहीं थी योग्यताएं उनके अंदर, ये चुनाव जीतने के बाद आ गई, चुनाव जीतने के बाद आ गई, तो सांसदी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये मैटर होता है, ठीक है। तो अनुराग शर्मा जी को अपन ने बना दिया कांस्टेबल, या इनका कांस्टेबल का पेपर है, सर प्राइवेट जॉब कर सकते हो भैया, सरकारी में नहीं। अगर सरकार की तरफ से आपको कुछ पैसा वैसा मिल रहा है और किसी समिति का मतलब कोई मेंबर हो, वहाँ पे सैलरी मिल रही है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। लाभ का पद होगा कि नहीं होगा, ये भी तो मैटर है। अब सुनो, ऐसे में निर्णय कौन लेगा। अब देखो अनुराग शर्मा जी सांसद हैं, और अनुराग शर्मा जी को अपन ने बना दिया कांस्टेबल, कांस्टेबल बना दिया अपन ने। अब ऐसे में निर्णय कौन लेगा, ऐसे में निर्णय लेगा राष्ट्रपति कि अनुराग शर्मा को उनके पद से अलग करना है कि नहीं करना है। और राष्ट्रपति निर्णय कैसे लेगा, जब चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा। भाई अनुराग शर्मा ने जब सांसद का चुनाव लड़ा तो उन्होंने जो अपनी वो क्या कहते पर्चा भरा, तो उसमें सारी योग्यताएं बताई थी, जो योग्यताएं उनमें थी, तो वो योग्यताएं बताई थी। उसमें ये लिखा था कि लाभ के पद पर तो नहीं हो, तो कह रहे नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उस समय नहीं थे, लेकिन अब तो हो गए, अब आप अयोग्य हो गए सांसद बनने के, तो आपका पद क्या हो जाएगा, खाली। तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति फिर इनको इनके पद से हटा देगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति निर्णय लेगा यहाँ पर चुनाव आयोग की सलाह से, क्योंकि चुनाव आयोग ही तो बताएगा भैया कि क्या अयोग्यता आई है, क्या अयोग्यता है, ठीक है, ऐसे।
लाइन चेंज करना, लिखना यदि 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 कोई व्यक्ति अगला नंबर देके जो भी नंबर हो, यदि कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का सदस्य है, जो संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह दल बदल करता है, तो वह अयोग्य घोषित होगा। अयोग्य घोषित होगा। अब मान लो अपन अनुराग शर्मा जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि यही सांसद है अपने, और किसी का नाम तो अपन लेंगे नहीं, यही है, ठीक है। अब पूर्व सांसद हो तो बात अलग है, वो तो बन सकते कांस्टेबल का जो भी नौकरी दे बन जाए, सांसद है ही नहीं तो काय की संस्था खत्म होगी, ठीक है। अब देखो अनुराग शर्मा क्या है, सांसद है, और किससे सांसद है? बीजेपी से। और ये सांसद बनने के बाद अगर बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए तो इनकी सांसदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने दल बदल कर लिया। अगर ये सांसद बने बीजेपी की सीट से या टिकट से, और ये सांसद बनने के बाद किस में चले जाएं? कांग्रेस में, यानी कांग्रेस ज्वाइन कर लें, सदस्य बन जाए कांग्रेस के, तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते दल बदल। इसी को क्या कहते? दल बदल। मान लो कोई और व्यक्ति है, वो बीजेपी का सदस्य है, ना तो सांसद है ना विधायक है, अगर वो कांग्रेस में चला जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाई सदस्य तो है ही नहीं वो, तो क्या रद्द होगा? कुछ नहीं रद्द होगा, वो चला गया, उस पार्टी में उसकी इच्छा थी, चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है, दल बदल किसमें? दल बदल मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में अनुसूची 10 जोड़ी गई, और अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल का प्रोविजन है। तो ध्यान रखना, दल बदल मूल संविधान में नहीं था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल को शामिल किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ को शामिल किया गया। अब यदि कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वह दल बदल के कानून के दायरे में आकर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। दल बदल में निर्णय कौन लेगा कि इस व्यक्ति ने दल बदल किया है? अगर मान लो अपन अनुराग शर्मा जी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अपन ने इनको कांग्रेस ज्वाइन करवा दी, ठीक है। अब ऐसे में इन्होंने दल बदल कर लिया, तो दल बदल में निर्णय कौन लेगा कि इनकी सांसदी खत्म होगी? तो ये लोकसभा के मेंबर हैं अनुराग शर्मा, तो ऐसे में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा, स्पीकर। और अगर ये राज्यसभा के मेंबर होते तो राज्यसभा का सभापति। तो दल बदल के मामले में लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर निर्णय लेता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति निर्णय लेता है। इसको कहते हैं दल बदल, ठीक है। ध्यान रखना, बेसिक डिफरेंस है और पेपर में आते हैं, ठीक है। लिखना, इसी में लिखो आगे। दल बदल के मामले में अपन ने अनुराग शर्मा को क्या कर दिया? दल बदल भी करवा दिया, कांस्टेबल बनवा दिया, अगली बार अपन शादी करवा देंगे, दिवालिया भी कर दिया, ठीक है। विदेशी से शादी करवा देंगे। शादी हो गई? हाँ ठीक है, हाँ शादी हो गई उनकी। कह रहे अपन गए थे, अपन को बुलाया नहीं? अच्छा, लड़के की शादी में बुलाएंगे? बुलाया था तो अपन को तुम जैसे कार्ड आए ना तो सबको बता दिया करो कि यहाँ जाना है ना। और क्या, जैसे मान लो किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया तो बता दिया कोच में आगे की इतनी तारीख को यहाँ जाना है, ठीक है। जो किराए से रह रहे वो चले गए, हम तो जा नहीं पाए थे सर, तो बता देंगे ना कि वो नहीं आ पाए, उनकी जगह हम आ गए, है ना। व्यवहार वही देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं तुम कहोगे लिखाओ व्यवहार, तो हम कहाँ से लगाएं, है ना। तो ये हमारा एक दोस्त रहता है यहीं पे, है इलाहाबाद का, यहीं नौकरी करता था। अब वो इसमें था जेई था,
विद्युत विभाग में, अब चला गया शायद, ट्रांसफर हो गया उसका। तो वो कहता था कि यार खाना आना बनाते हैं तो बता दिया करो कहाँ जाना है। तो वो शादियों किसी में तैयार होकर घूमता था गाड़ी में अपनी, जहाँ शादी हो रही खा के आ गए, और क्या। वो कहता कि बाद में देखा जाएगा, पहले खाना खा लो उसके बाद, ठीक है। सिविल की तैयारी भी कर रहा था। अब अभी शायद लखीमपुर पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन यहीं था ललितपुर में। लिखना क्या लगा था, दल बदल के मामले में निर्णय, दल बदल के मामले में निर्णय, दल बदल के मामले में निर्णय या डिसीजन लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति देता है, तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति लेता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति लेता है। और यदि उनको लगता है कि हाँ दल बदल किया है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब इसमें एक और है लास्ट पॉइंट कि किसी व्यक्ति की सांसदी समाप्त कब होगी, ये तो प्रोविजन है। एक पॉइंट ये भी है कि अनुराग शर्मा इस्तीफा दे दें। अनुराग शर्मा क्या करें? इस्तीफा। अभी हमने कल परसों किसी अखबार में पढ़ा था कि जो प्रीतम सिंह लोधी हैं, जो विधायक हैं, एमपी में है, कहाँ पे हैं प्रीतम सिंह लोधी, यही है ना एमपी में, कहाँ के हैं? हाँ, पिछोर। तो वो कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है जो लोगों के साथ, हम इस्तीफा दे देंगे। तो अगर वो खुद इस्तीफा देना चाहें तो सांसद विधायकी क्या हो जाएगी? खत्म। तो एक तो ये है ना कि आपने खुद इस्तीफा दे दिया तो आपकी विधायकी या सांसदी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, लिखना, लास्ट लिखना। सदस्य द्वारा, सदस्य का मतलब ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और फिर वही विधानमंडल है ना। सदस्य द्वारा स्वयं इस्तीफा दे दिया जाए। इस्तीफा को त्याग पत्र कहेंगे अपन। सदस्य द्वारा स्वयं इस्तीफा दे दिया जाए। अब ये इस्तीफा किसे देगा, ये भी मैटर है। अनुराग शर्मा को अगर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना है तो अनुराग शर्मा किसको देंगे इस्तीफा? भैया अनुराग शर्मा कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना सांसद, अब बहुत हो गया, 5 साल पहले रह गए और 1 साल ये रह गए। अब अनुराग शर्मा चाहते हैं कि इस्तीफा देना है हमें, उनकी इच्छा है। तो किसको देंगे? स्पीकर को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देंगे। और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, यानी राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, लिख लेना, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये क्या है? अयोग्यताएं हैं भैया, कैसे व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, एक हेडिंग देना इसी में, सांसदों के या संसद सदस्यों के, ऐसे लिखना, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी उनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं संसद के सदस्यों को। भाई जैसे आपकी नौकरी लग गई पुलिस में तो आपके पास कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, तब तो आप काम कर पाओगे। तब तो आप सामान्य नागरिक से और पुलिस में हो तो अलग देखोगे, तो कुछ विशेषाधिकार होंगे, है ना। किसी से पूछने का कि भैया रात में क्या कर रहा है, आधी रात में तक, वो कह रहा पेपर देने गए थे, आए हैं, घर जा रहे, तो आप कहोगे कैसे जा रहे होगा? चलो बैठो चौकी चलो, वो एडमिट कार्ड दिखाएगा कि पेपर था हमारा, फिर तुम उसको जाने दोगे। जबरदस्ती नहीं कि ले आए उसको। अगर वो केस कर दे तुम्हारे ऊपर तो, है ना। अगर पढ़ा लिखा होगा तो कर देगा, अनपढ़ होगा कहीं से आ रहा होगा, साहब 100 ले लो, 500 कमाए, जान दो, है ना, तो अलग बात है ना। आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता है कि जो सांसद हैं उनके पास विशेषाधिकार हैं, और यही जो विशेषाधिकार हैं वो विधानमंडल के सदस्यों के पास भी हैं, रामरतन कुशवाहा के पास भी हैं, और रमान रंजन जो है उनके पास भी हैं, और बाबूलाल तिवारी जो है उनके पास भी हैं। समझ ना आप बात को कि रामरतन कुशवाहा क्या है? विधानसभा के सदस्य, और बाबूलाल तिवारी क्या है? विधान परिषद के सदस्य। वो शिक्षक विधायक हैं, है ना, इलाहाबाद से लेकर ललितपुर वाले क्षेत्र के। तो इनके पास ही विशेषाधिकार होंगे। अगर वो विशेषाधिकार नहीं होंगे तो ये संसद में काम ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 लिखो, ऐसे रखना, अनुच्छेद 105, अपन को आर्टिकल ध्यान रखना है। अनुच्छेद 105 संसद तथा उसके सदस्यों के
अनुच्छेद 105 संसद तथा उसके सदस्यों के तथा अनुच्छेद 194 तथा अनुच्छेद 194 राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 105 किनको विशेषाधिकार प्रदान करता है? संसद के सदस्यों को। अनुच्छेद 194 किसको प्रदान करता है? जो विधानमंडल है उनके सदस्यों को, यानी विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य 194 के द्वारा, और 105 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा। पेपर में आते हैं ये आर्टिकल, नहीं तो कहोगे नए आर्टिकल आ गए। नए नहीं आ गए, ये पुराने अब वो पूछना खत्म कर दिया जो बार बार। अनुच्छेद 17 में क्या है आज प्रस्ताव हजारों बार पूछ लिया, और तुमसे ही वही पूछेंगे जो तुम्हारे पापा से क्वेश्चन पूछा तो तुमसे पूछेंगे, तो पापा वैसे बता देंगे कि ये आता है क्वेश्चन, लो पढ़ के चले जाओ। समझ रहे ना भाई? तो जैसे मान लो आपसे पूछा गया, आप तैयारी कर रहे और आपके बच्चे करेंगे तो तैयारी का लेवल बढ़ नहीं जाएगा भाई? अभी क्या है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स बहुत ज़्यादा हो गए, हाथ में इन्फॉर्मेशन है, तुरंत गूगल किया, तुरंत संविधान पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे। अब जब पढ़ ज़्यादा रहे हो तो क्वेश्चन भी कठिन होंगे, ठीक है ना? आएंगे वहीं से, लेकिन सुने होंगे तुमने, कर पाओ नहीं कर पाओ अलग बात है, ठीक है? तो ये 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार है, 194 विधानमंडल के विशेषाधिकार। जैसे मान लो अपने अनुराग शर्मा है, तो अनुराग शर्मा को सांसद के जो विशेषाधिकार मिलते हैं वो आर्टिकल 105 के द्वारा मिलेंगे। अनुराग शर्मा जी को सांसद के विशेषाधिकार मिलेंगे, संसद के सदस्य के, वो 105 के द्वारा मिलेंगे। और रामरतन कुशवाहा जी को जो विशेषाधिकार मिलेंगे, रामरतन कुशवाहा क्या है? विधायक है, तो रामरतन कुशवाहा जी को जो विशेषाधिकार मिलेंगे विधानसभा के, वो 194 अनुच्छेद 194 के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। अब वो विशेषाधिकार क्या हैं ये, ठीक है? नंबर 1 लिखो। नंबर 1, संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात, 40 दिन पूर्व या पश्चात, 40 दिन पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिविल मामले क्या है, आपराधिक क्या है, अपन न्यायपाल का पढ़ेंगे, वहां समझाएंगे, अभी हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है? टाइम कम है अपने पास अभी। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 105 कहता है कि आप अनुराग शर्मा जी जो हैं और संसद का अधिवेशन चल रहा है, तो संसद के अधिवेशन के दौरान आप अनुराग शर्मा को गिरफ्तार नहीं करोगे। अगर आप कांस्टेबल बन गए तो तुम गए और कल मीटिंग है, अधिवेशन चल रहा है, कल वोटिंग है, तुमने अनुराग शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, वो वोट नहीं दे पाए, सरकार कर गई वहां पर एक वोट से, तो गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। किस मामले में? सिविल मामले में। और अगर अधिवेशन होना है मान लो अगले महीने की 10 तारीख को, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे सिविल मामले में। आपराधिक मामले में ये छूट नहीं है। अगर अनुराग शर्मा कोई अपराध कर दें, किसी व्यक्ति को मार दें, कुछ भी कर दें, मान लो हत्या कर दें, कुछ भी कर दें, XYZ, उन पर कोई अपराध लगाया गया, तो आप उनको गिरफ्तार कर लोगे। तो आपराधिक मामलों में छूट ये प्राप्त नहीं है। सिविल मामलों में आप किसी भी सांसद को या विधायक को 40 दिन, अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन आपराधिक मामले में तो आप तुरंत गिरफ्तार कर लोगे।
लेकिन जब आप ये गिरफ्तारी करोगे अनुराग शर्मा की, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह जानकारी दोगे। अगर राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी करोगे, किस मामले में, आपराधिक मामले में, तो राज्यसभा के सभापति को यह जानकारी दोगे। बिना जानकारी के गिरफ्तारी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप बात को? ये विशेषाधिकार उनको प्राप्त है। ठीक है, लिखना है इसी में। किंतु यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। किंतु यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। तो जब भी अनुराग शर्मा आपको मिले तो आप उन्हें बता सकते हो। ठीक है, फिर कहना आप नंबर दे दो, इसी में लिखना। यदि किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को देनी होगी। तो इसकी पूर्व सूचना लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को देनी होगी। समझ गए आप? कोई दिक्कत है इसमें? अगर आप सांसद हैं, सांसद में कह रहा है कि मान लो विधायक अनुराग शर्मा सांसद हैं और इनके ऊपर कोई सिविल मामला चल रहा है, तो इन्हें गिरफ्तार तब नहीं किया जाएगा जब संसद का अधिवेशन चल रहा होगा, या फिर संसद के अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन उनको ये छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। आपराधिक मामलों में अगर आप उनको गिरफ्तार करते हो तो आपको पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी होगी, फिर अनुराग शर्मा को गिरफ्तार करोगे। और अगर अनुराग शर्मा मान लेते राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के सभापति को सूचना दोगे कि हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर आप गिरफ्तार करोगे। ठीक है, ऐसा होगा। यथा स्थिति जो भी होगी वो आपको अवगत करानी होगी। नंबर 2 लिखो। संबंधित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना संसद के संबंधित सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, संबंधित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सदन के परिसर में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनुराग शर्मा जी बैठे हैं लोकसभा में और आप हो दरोगा, या मान लेते हैं कि जिस रैंक का अधिकारी गिरफ्तार करेगा उस रैंक के अधिकारी आप हो। आप गए अनुराग शर्मा को गिरफ्तार करने, वो लोकसभा में मीटिंग चल रही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को बताओगे, वो अनुमति देंगे तभी आप गिरफ्तार करोगे सदन के अंदर। वरना सदन के अंदर वो अध्यक्ष बैठे हैं और तुम गए गिरफ्तार कर लिया, नहीं कर सकते। ये उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो आपको लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति से, तब जाके आप सदन में से उनको गिरफ्तार करोगे। ऐसे होता है। ठीक है, अगला नंबर लिखना। अगला लिखो। संसद के सदस्यों को, ये इंपॉर्टेंट है जो अपन बोल रहे हैं, संसद के सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में संबंधित सदन और समितियों में बोलने की संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके विरुद्ध उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके विरुद्ध उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।
इसके विरुद्ध उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। मान लो सांसद कुछ बोल रहा है वहां पे सदन में, तो आप उस पर एफआईआर नहीं करोगे, कार्रवाई नहीं होगी उस पर। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हो। जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति है वो अनुशासन मेंटेन करता है, तो अनुशासन मेंटेन करेगा। आप मर्यादा में रहकर विरोध करोगे, मर्यादा में रहकर। एक बात और, संसद का सदस्य संसद में या संसद की कार्यवाही में ना तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी कर सकता है। अगर अनुराग शर्मा जी मान लो सांसद हैं और ये वहां बैठे हैं संसद में, लोकसभा में, और ये खड़े होकर कहें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो ये बात स्वीकार नहीं होगी, वहां पे अपराध माना जाएगा। फिर ये लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, उनको टोक देगा। उनका ये अधिकार नहीं है बोलने का। वो कब बोलेंगे न्यायाधीश के बारे में, जब उस न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद में चल रहा होगा, तब बोलेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यशैली पर या उनके नाम पर कोई भी टिप्पणी संसद में तब तक नहीं होगी जब तक उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा रहा होगा। तो कभी आपने सुना है संसद में किसी न्यायाधीश का नाम लिया गया? नहीं। वो कहते माननीय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, ऐसा कहते। वो ये नहीं कहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इनके अनुसार। वो तो अपराध, वो तो फिर मैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आप मान लो हाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो और हम सांसद हैं, हमने जाके संसद में आपका नाम ले लिया, तो आप पर प्रेशर नहीं आएगा यार हमारा नाम क्यों लिया गया संसद में? तो जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता बाधित हो गई। पर हम जो चाहें वो आपसे करवा सकते हैं, वरना कहें तुम्हें हटाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। आर्टिकल 50 कहता है डीपीएसपी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। ना तो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी, ना कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में। कोई भी सांसद होगा ना वो संसद में तभी बोलेगा किसी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जब उसको हटाने का प्रस्ताव आया हो, अन्यथा नहीं बोलेगा। ठीक है ना, ये होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट लिखना, लास्ट है एक लिखो। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, लिख लो, या किया जाएगा, ऐसे लिख लो। अब एक बात और है, मान लो आपकी लड़ाई हो गई, आपको बहुत मारा किसी व्यक्ति ने, ठीक है, मान लेते हैं मारा, हम मान लेते हैं कि हम हैं, हमें लड़ाई हो गई, हमें बहुत मारा किसी व्यक्ति ने, और हमें पिटते हुए सांसद जी देख रहे हैं। हमने एफआईआर की और उसमें हमने लिखा, उन्होंने कहा गवाह कौन है, तो हमने कहा सांसद जी गवाह हैं, अनुराग शर्मा जी ने देखा है। वो ये मान ले कि हाँ हमने देखा है, और फिर केस चल रहा है, और जैसे उस केस की सुनवाई होगी तो गवाह को बुलाया जाएगा कि गवाह को सामने प्रस्तुत करो। और इस समय अगर मान लो संसद का अधिवेशन चल रहा है तो अनुराग शर्मा को न्यायालय में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो संसद में मीटिंग करेंगे, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा न्यायालय में आने के लिए। समझ रहे आप बात को, कि जो साक्षी के रूप में या फिर अपन कहें गवाह के रूप में सांसदों को संसद की कार्यवाही के दौरान न्यायालय में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि वहां पे अगर वोटिंग होनी है और तुमने बुला लिया न्यायालय और वोटिंग हो गई, वहां पे सरकार कोई प्रस्ताव पास नहीं करा पाई, सरकार गिर गई, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए नहीं बुलाएंगे उसको, बाद में बुला लेंगे कि ठीक है हमारी सुनवाई हो गई, 10 तारीख को सत्र खत्म हो रहा है, अनुमति लेकर उनको 15 जो भी तारीख देंगे उस तारीख को बुला के बातचीत हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ये विशेषाधिकार है सांसदों के। एक बात और, अगर आप कोई सांसद हैं और आप कोई बात रख रहे हैं, कोई मंत्री हो, मान लो आप रेल मंत्री हो, कोई पक्ष रख रहे हो रेल मंत्रालय का, और आपने किसी बिंदु को छिपा लिया तो ये सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। सांसदों को विशेषाधिकार है सभी जानकारी का पता होने की। इसमें वो क्या करेंगे, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि मंत्री ने कोई किसी तथ्य को छिपाया है और गलत जानकारी दी है, तो सांसदों को सही जानकारी प्राप्त करने का भी विशेषाधिकार है, गलत जानकारी नहीं दे सकते उनको। ठीक है ना, ये अपना पूरा मैटर खत्म।
ठीक है, चलो कल अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है।